नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमावत और आपका हमारे मैथ्स इज मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो रीजनिंग की सीरीज चल रही थी उसके अंदर हमने पासा जो है उसको कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अभी तक पासे वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और पासे की वीडियोस देखिए। काफ़ी अच्छी वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर जो टॉपिक है वो काफ़ी बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी बारी समझ में नहीं आते कि उनको कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अब जो कैलेंडर का टॉपिक है वो आपको हार्ड नहीं लगेगा। काफ़ी नॉर्मली वे में बहुत आसान तरीके से हम चलते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। कैलेंडर के अंदर आज हम सिर्फ 3 चीज़ें करने वाले हैं। इसकी आई थिंक 2 से 3 वीडियोज़ आएंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, नॉर्मल वीडियो, 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़, उसके अंदर पूरा कैलेंडर क्वेश्चनों के साथ में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज की जो कैलेंडर वीडियो है इसके अंदर हम एक चीज़ जो करने वाले हैं वो देखेंगे कि लीप और एलीप वर्ड्स क्या होता है, क्या इनमें डिफरेंस है, किन को बोलते हैं, यानी वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसमें सिस्टम होता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा विषम दिवस, विषम दिन या ओड डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, किन को बोलते हैं, इनका कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, वो सब चीज़ें। तीसरा जो टॉपिक हम देखेंगे वो होगा कि एक वर्ड्स में फर्स्ट डे एंड लास्ट डे में क्या रिलेशन है, क्या संबंध। ये आज हम नॉर्मली 3 चीज़ें करेंगे। इन तीनों के क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इनके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें। 3 टॉपिक ख़त्म। फिर जो अगली वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर हम किसी भी तारीख का वार कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी तारीख का वार कैसे फाइंड आउट करते हैं। 5वीं चीज़ पढ़ेंगे एक वर्ष में महीनों के मध्य संबंध, महीनों के मध्य क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, ठीक है। यानी महीनों में कौन से दिन का अगर ये वार है तो अगले दिन का क्या वार होगा। छठा पॉइंट हम देखेंगे एक महीने में किसी भी तारीखों का वार फाइंड आउट करना, वार निकालना कि एक महीने के अंदर अगर एक तारीख का वार ये है तो किसी और दिन का वार क्या होगा, ये सब चीज़ें। और इनके ऊपर क्वेश्चन भी। और जो अगली वीडियो होगी 3rd वीडियो, उसके अंदर हम देखेंगे महीनों की पुनरावृत्ति, महीनों की पुनरावृत्ति, और फिर अगला पॉइंट होगा वर्षों की पुनरावृत्ति। वर्षों की पुनरावृत्ति यहाँ तक अपना क्या होगा, कैलेंडर होगा। यानी कैलेंडर के अंदर हम 3 जोड़े के साथ में ये विविध मान लीजिए आप, लास्ट का विविध, यानी कुछ और बचा खुचा जो भी छोटा मोटा टॉपिक, कोई भी अगर नोट इम्पोर्टेंट कुछ भी बचा होगा या फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो इसके अंदर आ जाएगा। तो हमारी ऐसे 3 वीडियो होंगी। 3 वीडियो में ये इसका क्या होगा, पैटर्न होगा। आज हम करते हैं ये तीनों चीज़ें, फिर आगे करेंगे ये तीनों। तो चलिए मिटा देते हैं। ये एक इंट्रो था कैलेंडर का। इंट्रो के बाद आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर।
देखिए वर्ष जो होता है, वर्ष ये दो प्रकार का होता है, यानी दो टाइप होते हैं इसके। क्या क्या? एक होता है एलिप वर्ष, एलिप वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। ठीक है। एलिप जो वर्ष होता है इसको बोलते हैं सामान्य या साधारण वर्ष, और जो लीप वर्ष होता है इसको बोलते हैं अधिवर्ष, अधिवर्ष। ठीक है। एलिप वर्ष, सामान्य वर्ष, साधारण वर्ष, इसके अंदर जो डेज होते हैं, दिनों की जो संख्या होती है वो होती है 365, और जो लीप होता है उनके अंदर दिनों की संख्या होती है 366। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखिए इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक होती है घूर्णन गति, एक होती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति होती है कि कोई भी ग्रह है, कोई भी जो अपना पृथ्वी है, ये अपने अक्ष के ऊपर जो घूमती है तो अपने अक्ष में एक संपूर्ण चक्कर लगाने में कितना समय तय करती है, उसको बोलते हैं घूर्णन की गति। फिर दूसरी आती है परिक्रमण की गति। परिक्रमण की गति होती है कि सूर्य के चारों ओर एक संपूर्ण चक्कर लगाने में तय की गई दूरी या तय किया गया समय जो होता है वो होता है परिक्रमण की गति। तो जो पृथ्वी है उसकी परिक्रमण की गति यानी सूर्य के चारों ओर जो घूमने की गति है उसका टाइमिंग होता है 365 डेज 6 आवर, 365 दिन 6 घंटे। तो किसी एक वर्ष में हम 365 दिन तो मान लेते हैं, लेकिन जब ये 6 घंटे 4 साल लगातार जुड़ते हैं, 6 साल प्लस 6 साल प्लस 6 साल प्लस 6, तो 6 चौक 24 यानी 24 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। होता एक साल 365 दिन प्लस 6 घंटे होते हैं, लेकिन 6 घंटे का हम यूज़ नहीं करते एक साल में, ये 6 घंटे यूज़ करते हैं 4 साल बाद। जब 24 घंटे हो जाते हैं तो पता है हमें कि 24 जो घंटे हैं उनका हम एक दिन मानते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है उसकी घूर्णन की जो गति है, घूर्णन की गति वो 24 घंटे एक दिन मानी जाती है, क्योंकि 24 घंटे लेती है वो, इसलिए उसको एक दिन के रूप में मान लिया गया। तो उसी जो है 24 घंटे को एक दिन और एक्स्ट्रा मान करके 365 को 366 दिन मान लिया जाता है प्रत्येक 4 वर्ष बाद। और इन 366 दिन वाले वर्ष को हम लीप वर्ष या अधिवर्ष इसको बोला जाता है। समझ में आ गया? तो ये होता है लीप वर्ष और एलीप वर्ष का कंसेप्ट। अब देखिए, अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि इसके अंदर जो फेब होता है यानी फरवरी, वो 28 दिनों का होता है, और इसके अंदर जो फरवरी होता है महीना, वो 29 दिनों का होता है। ठीक है। ये जो एक दिन है वो फरवरी में जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये फरवरी के अंदर ऐड इसलिए होता है क्योंकि फरवरी जो है वो एक्चुअली में दूसरा महीना नहीं होता, वो 12वां महीना होता है। फरवरी 12वां महीना होता है, जनवरी 11वां महीना होता है, और मार्च जो है वो पहला महीना होता है। मार्च से बाद में दिसंबर तक 10वें महीने, और 11वां महीना जनवरी का, 12वां महीना फरवरी का। इसलिए जब किसी भी वर्ष में किसी भी एक्स्ट्रा दिन को या किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ को जब जोड़ा जाता है तो सीक्वेंस के साथ हम आखिरी चीज़ के अंदर जोड़ते हैं। जैसे ही अगर किसी सीक्वेंस के अंदर चलते जाते हैं 2, 4, 5, तो जब भी अगली चीज़ नेक्स्ट टर्म को जोड़ी जाती है तो लास्ट टर्म के बाद में जोड़ा जाता है। उसी प्रकार है फरवरी के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा गया, लेकिन कुछ जो महान लोग थे या फिर जिन्होंने कैलेंडर का आविष्कार किया है, फिर जिन्होंने बनाया, उन्होंने क्या किया कि फरवरी जो है इसको उठा के दूसरे महीने में डाल दिया। एक सुव्यवस्थित तरीके को, एक ढंग से उनका जो भी मतलब ये क्या बोलते हैं, दिशा वगैरह, इनका जो भी ग्रह काल जो भी लगता है उसके हिसाब से सही तरीके से बिठाने के लिए फरवरी को दूसरे महीने में डाल दिया। एक्चुअली ये 12वां महीना होता है। ठीक है, ज़्यादा गहराई में इसमें नहीं जाएंगे, अपना काम नहीं है, अपना सिर्फ इसको देखना है कि क्या होता है क्या क्या नहीं। ओके, तो देखिए फरवरी 28 दिन का हो गया, इसके अंदर फरवरी 29 दिनों का हो गया। ये होता है लीप वर्ष और एलीप वर्ष। अब देखिए लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं। आपको पता है प्रत्येक 4 साल बाद में 366 दिन आते हैं। 4 साल बाद मतलब 4 का मल्टीपल, यानी जब भी 4 का मल्टीपल होगा वो वर्ष जो होगा वो क्या होगा, लीप वर्ष। यानी लीप वर्ष की जो पहचान होती है वो होती है किसी भी वर्ष के
आखिरी दो अंकों में 4 का भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। समझ में आया? लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसके अंदर किसी भी वर्ष के आखिरी 2 अंकों में, अगर आप आखिरी 2 अंक क्यों लेते हैं, देखिए इसका रीज़न ये है, कोई स्पेशली कोई रीज़न नहीं है कि आखिरी 2 ही क्यों। जैसे कि मैंने लिया 2020, तो आप पूरी संख्या में भी 4 का भाग दे सकते हो, लेकिन डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है उसके अंदर 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि आप किसी भी वर्ष के अंदर या किसी भी संख्या में, किसी भी अंक में पूरी संख्या में भाग ना देने की बजाय आप किसी भी आखिरी संख्या में भी भाग दे सकते हो। अगर आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो इसका मतलब होता है कि पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे कि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, किसी भी अंक, किसी भी संख्या का आखिरी अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये आए तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। 3 का होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो, जैसे 615 लिखा मैंने, तो 5 और 1 6, 6 6 12, 6 + 1 + 5 यानी 6 और 1 7 + 5 मतलब 12, या फिर इसको 12 को भी जोड़ दो तो 3। जब इन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होती है। ये 3 का डिविजिबिलिटी का रूल है। उसी प्रकार 4 का है कि किसी भी संख्या में, अगर किसी भी संख्या में इकाई और दहाई लास्ट के जो 2 अंक हैं, इन 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो पूर्णतया संख्या के अंदर भी 4 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दे के देखते हैं। अगर पूर्णतया भाग जाता है तो उस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है, अगर भाग नहीं जाता तो उसको अलीप वर्ष कहा जाता है। आप चाहो तो पूरी संख्या में भी 2020 के अंदर पूरी संख्या, पूरे वर्ष के अंदर भी 4 का भाग दे सकते हो, और अगर आप जल्दी करना चाहते हो, टाइम की बचत करना चाहते हो, तब आप 2 अंकों में भी 4 का भाग दे के देख सकते हो। बात समझ में आई? चलिए, तो ये होता है लीप वर्ष और अलीप वर्ष। अब आता है शताब्दी क्या होता है। देखिए, अगर बीच में जैसे 2000 आ जाए, 2000 का जो वर्ष है इसके अंदर भी 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, लेकिन इसके अंदर लीप और अलीप की पहचान किस तरह करेंगे? 4 का भाग नहीं देंगे। शताब्दी वर्ष होते हैं कि वह वर्ष जिसके लास्ट के 2 अंक 00 आए, 00 आए, ये पहचान है, तो वो क्या होंगे? शताब्दी वर्ष। जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, ये सब क्या हैं? शताब्दी हैं। शताब्दी का मतलब जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, 100 सालों के बाद के अंदर जब नया वर्ष आता है उसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। जैसे 1800 से 1801, 1802, 1899 ख़त्म हो गए, 100 साल ख़त्म हो गई। जब 1900, जब अगली नई साल आती है, नई सीरीज़ आती है 1900, तो जो लास्ट का 2 अंक ये जो 1900 है इसको बोलते हैं शताब्दी। 100 वर्षों के बाद आने वाली एक नई वर्षगांठ, उसको बोलते हैं शताब्दी। ठीक है, तो जब शताब्दी वर्ष, उस एक वर्ष की जब पहचान करते हैं कि ये लीप होगा या अलीप, तो उसके लिए हमें शताब्दी के अंदर 400 का भाग देना पड़ता है। शताब्दी के अंदर 400 का भाग देना पड़ता है। अगर 400 का भाग पूरा जाता है तो उसको बोलते हैं लीप वर्ष, उसको बोलते हैं लीप वर्ष। अगर वो पूरा भाग जाता है, अगर वो नहीं जाता तो उसको बोलते हैं अलीप वर्ष। जब भाग पूरा जाता है तो उसको लीप वर्ष, और नहीं जाता तो उसको बोलते हैं अलीप वर्ष। बात समझ में आई? जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि मैं पूछूं 2017 है, ये लीप वर्ष हो गया अलीप, तो मैंने कहा लास्ट के 2 अंकों में 17 में 4 का भाग दे के दीजिए, चौक 16, 4 बार 16 बार जाता है, शेषफल क्या बचता है? 1 बचता है। इसका मतलब ये क्या होगा? अलीप वर्ष होगा। अभी जो हमारी 2020 चल रही है, 2020 के अंदर आखिरी अंकों में 4 का भाग दीजिए, 5 बार पूरा जाता है, मतलब ये लीप वर्ष होगा। और आपने देखा होगा इस साल जो फरवरी आई थी वो 28 नहीं बल्कि 29 दिनों की थी, इसका मतलब ये क्या था? लीप वर्ष था।
उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि 2100 जो है, 2100 जो वर्ष आएगा, यानी 2099 के बाद भी जो 2100 वर्ष आएगा ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। लीप तो आप कहोगे सर 400 का भाग दे दीजिए, 0 से 0 गया, 21/4। आपको पता है 20 में 4 का भाग जाता है, 21 में नहीं जाता, शेषफल 1 बचता है। इसका मतलब ये भाग नहीं गया, तो ये क्या हो गया, अलीप वर्ष हो गया। ठीक है, तो ये था अपना लीप और अलीप वर्ष का कंसेप्ट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है अगला अपना विषम दिन कैसे निकालते हैं। विषम दिन या ओड डेज। विषम दिन या ओड डेज। विषम दिन क्या होते हैं? देखिए, किसी भी वर्ष या किसी भी महीनों का या किन्हीं भी दिनों का पूरा एक समूह है जो संपूर्ण सप्ताह नहीं बनाते, उनको बोलते हैं विषम दिन। आपको नहीं समझ में आया होगा। देखिए, सप्ताह जो बनता है वो कितने दिनों से बनता है, आप सब जानते हैं। सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। यानी 7 का जो मल्टीपल कोई भी नंबर होगा, उन नंबरों का समूह जो होगा उसके अंदर कोई भी विषम दिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अपना पूरा सप्ताह बना पाते हैं। सप्ताह कितने दिनों से बनता है? 7 दिनों से बनता है। इसका मतलब किन्हीं भी दिनों का जो समूह होगा, जैसे मैंने कहा 443, जैसे मैंने कहा 243, तो मैंने कहा कि इसके अंदर विषम दिन कितने होंगे। तो अब देखिए, अगर ये 7 का मल्टीपल है, यानी इसमें अगर 7 का पूरा भाग जाता है, इसका मतलब ये पूरा सप्ताह बना पाता है अपना। और अगर पूरा सप्ताह बना पाता है तो उसमें विषम दिनों की आवश्यकता नहीं होती, उसमें विषम दिन नहीं होते। विषम दिन किन को बोलते हैं? उन बचे हुए दिनों को जो अपना पूर्णतः सप्ताह नहीं बना पाते, या मैं कहूँ कि किन्हीं भी दिनों के समूह में 7 का भाग देने पर, 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचते हैं, जो रिमाइंडर लास्ट में जो अंक बचते हैं, उन सभी को बोलते हैं विषम दिन, ओड डेज। जैसे कि लीप जो वर्ष होता है, लीप वर्ष में आप सब जानते हैं 366 दिन होते हैं। अगर 366 दिन अगर पूरा सप्ताह बना पाता है तो इसके अंदर विषम दिन नहीं होंगे। लेकिन हम चेक करते हैं। देखिए, चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 366 के अंदर 7 का भाग दोगे, 7 पंजो 35, शेषफल बचा 1, 6 7 दूनी 14, शेषफल बचा 2। यानी 52 सप्ताह तो इसके अंदर होंगे, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अब ये 2 दिन एक्स्ट्रा, इसका मतलब सप्ताह तो पूरा नहीं बना पाया। तो इन 2 दिनों को बोलते हैं विषम दिन, ओड डेज। इनको बोलते हैं ओड डेज। अब ये याद भी रखना, निकालना आपको आ गया, याद भी रखना, क्योंकि हर जगह बीच बीच में काम आता है। जब भी लीप वर्ष होगा, 366 दिन होंगे, तो उसके अंदर विषम दिन जो होंगे वो कितने होंगे? 2। विषम दिन 2 होंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं अलीप वर्ष की या सामान्य वर्ष की, तो उसके अंदर होते हैं 365 दिन। आपको पता है, अगर 66 के अंदर 2 शेषफल बचा तो 65 में 1 शेषफल बचेगा, यानी विषम दिन इसके अंदर क्या होगा? 1। तो याद रखना, लीप वर्ष के अंदर विषम दिनों की संख्या 2 होती है, अलीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या इतनी होती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं कहूं कि 11 सप्ताह तथा 93 दिन, 11 सप्ताह तथा 93 दिन में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। यानी 11 सप्ताह तथा 93 दिनों, 11 सप्ताह 93 दिनों के अंदर विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको पता है कि 11 सप्ताह जब हो गए तो पूर्णतः 11 सप्ताह बना लिए, तो उसमें विषम दिन होंगे नहीं। मैंने आपको बताया था, तो इसको तो भूल ही जाइए। बचे कितने? 93 दिन। तो 93 दिनों के अंदर क्या कीजिए? 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7 बचे 2, 7 ये 21 बचे 2, यानी इसमें विषम दिन कितने होंगे? 2 होंगे। भले ये कितने वर्ष कितने कुछ भी क्या हो, आपको दिन देखने हैं। दिनों के अंदर 7 का भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा वो क्या होगा? विषम दिन। यहाँ अगर 1 होता तो शेषफल आता 0। इसका मतलब इसमें विषम संख्या 0 होगी, यानी विषम दिन इसके अंदर नहीं होंगे। बात समझ में आई?
अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन ये है 1991 से 2005 के बीच कुल कितने विषम दिन होंगे। देखिए इसको देख लेना अच्छे से, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए 1991 से 2005 के बीच कुल कितने विषम दिन होंगे। जब ऐसे इन वर्षों के बीच में जब भी आपको विषम दिन पूछा जाए तो विषम दिन कैसे निकालोगे। विषम दिन का इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है। विषम दिन का फॉर्मूला इसमें कैसे निकालोगे, डिफरेंस बिटवीन दीज ईयर्स, इनके अंदर सालों के अंदर जो भी डिफरेंस होगा यानी घटाने पे जो भी नंबर आएगा उसको प्लस टोटल लीप वर्ष बिटवीन देम, इन दोनों के बीच के अंदर कितने लीप वर्ष होंगे वो प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 7। जब भी ऐसा आए कि किन्हीं भी दो वर्षों के बीच के अंदर आपको टोटल कुल विषम दिन पूछे जाएं तो आपको क्या करना है, जैसे इसको कैसे करना है, जैसे मैं आपको कहूँ कि 1991 से 2005, तो देखिए 1991 आपको पहले क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस मेरे को बताइए कितना होगा, 2005 माइनस 1991, तो कितना आएगा, ये इनके बीच में कितना डिफरेंस है 9 और ये 5, कितना हो गया 14, यानी डिफरेंस तो आपका आ गया 14। अब टोटल लीप वर्ष देखने हैं, अगर आपको लीप ईयर देखना है तो कितना होगा, देखिए 1991 जो है इनके बीच के अंदर है, मतलब आप इन दोनों के बीच के अंदर फाइंड आउट करोगे। 1991 2005 को भूल जाइए, इनके बीच में लीप वर्ष कितने होंगे, ठीक है। तो 1991 खुद एक लीप वर्ष नहीं होगा। अब 1992 को देखते हैं। 1992 का मतलब होता है कि लास्ट दो अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, अगर जाता है तो लीप वर्ष होगा। देखिए 4 एकम 4 दूनी 8, 1 4 3 12, 23 बार जाता है पूरा, मतलब जो 92 का वर्ष होगा वो एक लीप वर्ष होगा। और बाद में 92 अगर लीप वर्ष है तो उसका अगला जो लीप वर्ष आएगा वो प्रत्येक 4 साल बाद आता है, यानी 4 आप उसके अंदर ऐड कर दीजिए तो 96 के अंदर आएगा। अगला जो होगा वो क्या होगा, 96 में 4 जोड़ने के बाद में क्या आएगा 2000। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ जब 2000 आए तो उसके अंदर 4 का भाग नहीं देना, उसके अंदर 400 का भाग दे के देखना है। 0 से 0 5 बाद गया, मतलब 2000 भी एक क्या होगा, लीप वर्ष होगा। 2000 आ गया, 2000 के बाद में जस्ट 4 जोड़ोगे क्या आएगा 2004 आ गया। यानी आपके पास जो इनके बीच में लीप वर्ष आए वो कितने आए, 1 2 3 4। तो लीप वर्षों की टोटल लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई आपके पास 4। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए। फॉर्मूला क्या था, डिफरेंस यानी 14 प्लस लीप वर्ष कितने आए 4, तो 4/7, 14 4 18/7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 गया तो बच गया 4, तो लीप वर्ष कितने आ गए 4 आ गए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले 7 का भाग दे दीजिए, लास्ट के अंदर जो आएगा वो आपका लीप वर्ष। तो देखिए 1991 2005 के बाद विषम दिन कितने होंगे, उनके अंदर विषम दिन होंगे वो 4 होंगे। समझ में आया, ठीक है। लास्ट जो आखिरी कंसेप्ट था वो क्या था, आखिरी कंसेप्ट था वो ये था, किसी भी सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष के अंदर किसी भी वर्ष का यानी सामान्य वर्ष में किसी भी वर्ष का 1 जनवरी का जो वार होगा वो 31 दिसंबर के वार के समान होगा। यानी किसी भी सामान्य वर्ष के अंदर 1 जनवरी को जो वार आता है वही वार 31 दिसंबर को होगा। यानी मैं कहूँ कि एग्जाम्पल के रूप में 2007 की 1 जैन को मंगलवार था
तो 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा। तो देखिए 1 जनवरी को अगर 2007 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा, यानी किसी भी अगर सामान्य वर्ष है। अब देखिए सामान्य वर्ष 07 के अंदर आप 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब वो लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष मतलब सामान्य वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा तो उसके अंदर दोनों वार क्या आते हैं, बराबर आते हैं। ठीक है, अगला है लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष के अंदर होता है कि 1 जनवरी को जो दिन आता है उससे लगातार, या फिर मैं कहूँ एक जोड़कर क्या आता है, 31 दिसंबर का दिन आता है। अब आप 1 + 1 जोड़ना भूल जाइए, मैंने तो इसकी तुलना में प्लस बताया, आप लगातार याद रखिए। लगातार या कंटिन्यू जो आते हैं नंबर, कंटिन्यू कैसे आते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ऐसे आते हैं। तो वैसे ही अगर 1 जनवरी को, जैसे एग्जांपल मैं अगर दूं कि 2008, 1 जैन 2008 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा। तो जब भी देखिए 1 जनवरी और दिसंबर का बात है 31 दिसंबर, तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि ऐसा कुछ होगा। अब आपको पहले चेक करना है कि लीप वर्ष होगा या लीप वर्ष होगा। तो आपको लास्ट के अंदर 8 में भाग देके देखना है। अब आपको पता है 08 में 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और जब भी लीप वर्ष आए तो जो वार होंगे वो कंटिन्यू होंगे, यानी अगर सोमवार है तो क्या होगा, मंगलवार। थोड़ी देर पहले क्या था, जो वार था सेम वही वार होगा। इस बार क्या है, जो वार है उसके अंदर एक जोड़ना, ये मान लीजिए, या फिर एक लगातार वार, यानी सोमवार है तो मंगल होता, तो बुध होता, तो गुरुवार। समझ में आई बात, बस यही था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी 2003 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा। 31 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा। इसने बोला 1 जनवरी 2003 को ये वार है, तो 31 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। 1 जनवरी 2003 को ये है, अब 3 देखिए क्या है, लीप या लीप। 3 में 4 का भाग नहीं जाता, मतलब लीप है, सामान्य है। यानी अब मैं कहूँगा कि 31 दिसंबर 2003 को भी क्या आएगा, सोमवार आएगा। ठीक है, अगर 31 दिसंबर को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2004 को क्या वार आएगा, मंगलवार आएगा। भाई 31 दिसंबर के बाद जैसे 1 जनवरी आएगी नई साल की, तो सोमवार के बाद क्या होगा, मंगलवार होगा। अब 4 के अंदर आप 4 का भाग दीजिए, ये क्या आ गया, अब लीप वर्ष आ गया। अगर ये लीप वर्ष आ गया तो इसका मतलब वार जो होगा वो कंटिन्यू होगा। यानी मैं कहूँ कि 31 दिसंबर 2004 को क्या वार होगा, तो 31 दिसंबर को मंगल के बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा। ठीक है, तो 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आता है 2005 की आती है, तो क्या वार आएगा, बुध के बाद जैसे गुरुवार आएगा, क्योंकि एक दिन आगे बढ़ गया। अब 2005 जो है 5 क्या है, एक सामान्य वर्ष है, तो 31 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा। अगर ये सामान्य वर्ष है तो वार क्या आएगा, सेम आएगा, यानी गुरुवार अपना क्या होगा, आंसर। तो अगर ये 1 जनवरी 2003 दे रखा है तो 31 दिसंबर 2005 को गुरुवार होगा। बात समझ में आई। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो, आपको कैलेंडर का टॉपिक आसान लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है, थोड़ी भी मिस्टेक है, अगर कहीं भी आपको ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। नई वीडियो के अंदर आगे वाले जो 3 पार्ट बताए थे उसको स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।